2.10 डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं। जैसे कि कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स होते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स यानी कि जो नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं उनमें चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, या फिर आप कहो कि नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं। हमने सेशन 2.9 में देखा हुआ है कि अगर हम कंडक्टर को, किसी भी कंडक्टर को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पर उसे प्लेस करें, रखें, तो वहाँ पर जो फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं उस कंडक्टर के अंदर में वो मूव करने लगते हैं और आपस में एक दूसरे से वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि अंदर में ही वो एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं, जो कि बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करे, और यहाँ कंडक्टर के केस में वो फाइनली ज़ीरो हो जाता है अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हमने पहले भी देखा हुआ है। ऑलराइट, तो जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चार्ज कैरियर्स का और उनके मूवमेंट्स का, तो हम ये भी बात करें कि वो मूव तब तक करते हैं जब तक ये ओरिएंटेशन नहीं आ जाता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर का स्ट्रेंथ का वो अपने इंड्यूस कर लें। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक होता है, जो नॉन कंडक्टर होता है, उस पर ये काम नहीं करता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर में सबसे पहली बात चार्ज कैरियर्स है नहीं या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट में है। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से उस डाइलेक्ट्रिक के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर कुछ ना कुछ असर तो पड़ता ही है, और वो असर इसे एक डाइपोल मूवमेंट देता है एक एक मॉलिक्यूल्स को। और सभी मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दें तो कलेक्टिव इफ़ेक्ट अगर हम देखें तो सारे मॉलिक्यूल्स का कलेक्टिव इफ़ेक्ट हम देखें तो वहाँ पर एक डाइपोल मूवमेंट होता है, जो कि एक नेट चार्ज प्रोड्यूस कर लेता है डाइलेक्ट्रिक के दोनों साइड के सरफेसेस पर। कैसे करता है इसे मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। और इस चार्ज को इंड्यूस करने की वजह से यहाँ एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया हुआ था, बट इसका स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं होगा कि ये एक्सटर्नल को अपोज कर दे, तो अंदर में जो है ये ज़ीरो नहीं होता है फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है अंदर में जो इंड्यूस हुआ वो इसे क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ को अंदर में थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। और ये रिड्यूस करने का एक्सटेंट कितना हो ये मैटर करता है किस चीज़ पर, वो है नेचर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। यहाँ पर एक्सटेंट किस चीज़ पर करता है इफ़ेक्ट उसका, वो है नेचर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। इसे समझने के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं। कहता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पोलर और नॉन पोलर दो तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का, तो उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनके सेंटर आपस में कोइंसाइड करते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं नॉन पोलर। मतलब कोई पोल नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई पोल्स यहाँ पर नहीं है, दोनों कोइंसाइड किए हुए हैं, और उनका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है। कोई भी अगर चार्ज सेपरेटेड नहीं है तो वो डाइपोल बना ही नहीं, तो डाइपोल जब बना ही नहीं तो उसका कोई मूवमेंट वेक्टर कैसे होगा। और उसका कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, O2, H2, ये मॉलिक्यूल्स, उनका जो है नेचर ये नॉन पोलर होता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पोलर मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट होता है, क्योंकि उनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर वो कोइंसाइड नहीं करते हैं, कुछ उनका सेपरेशन होता है, और उसी की वजह से वहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो P है वो होता है। और ये P कैसे होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। तो जैसे कि इसका एक एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो आप, HCl। हमें पता है कि H का जो है वो पार्शली पॉजिटिव होता है, Cl का पार्शली नेगेटिव होता है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। उसी तरीके से H2O में भी हमें यहाँ पर जो है डाइपोल मोमेंट वेक्टर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं के बारे में थोड़ा सा यहाँ डिस्कशन है कि उसे अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसका जो है इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। अगर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का, यानी कि
जिसके पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से होंगे, कॉन्साइड किए हुए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सेपरेटेड दिख रहे हैं बट वो कॉन्साइड किए हुए हैं। ऑलराइट, तो जब इस पर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है तो वो डिस्प्लेस करता है, इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उन्हें थोड़े से डिस्प्लेस करते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है यहाँ पर, मान के चलो, तो पॉजिटिव इस साइड में होगा, नेगेटिव इस साइड में होगा। पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन्स है, और क्योंकि इस साइड में पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड को मतलब अपने ओर अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव साइड को इस ओर ये अट्रैक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो कि सारे यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके पॉजिटिव नेगेटिव उस तरीके से रेंडमली यहाँ पर अरेंज्ड हैं। मतलब रेंडमली कहने का मतलब कि अलग अलग यहाँ पर अरेंज्ड हैं, जहाँ जहाँ वो अपना पोजीशन है उनका पोजीशन से वो इधर उधर नहीं गए हैं, बट उनका चार्जेस पार्शियली अरेंज्ड है। और जैसे ही अगर एक्सटर्नल फील्ड को हम हटा दें तो ये जो है आपस में फिर से रीस्टोर हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो इंटरनल फील्ड है वो मॉलिक्यूल का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो वो अपने जो है फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया जाए तो। आगे हम अगर बात करें पोलर मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ चार्जेस पहले ही से सेपरेटेड होते हैं और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ने की वजह से वो रैंडमली अरेंज जो थे वो एक डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज करने लगते हैं। चलिए उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा नॉन पोलर वाले के बारे में ही थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको कहा कि छोटे छोटे जो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहे हैं उसके वजह से एक डाइपोल मूवमेंट यहाँ पर आ रहा है। डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अगर सेम डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ से प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे उतना ही उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो बढ़ेगा, तो ऐसे जो है मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें हम कहते हैं आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस में क्या करेंगे कि जितने भी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट्स होंगे वो सभी डाइपोल मोमेंट्स को ऐड कर लेंगे, और डाइपोल मोमेंट्स को ऐड करके यहाँ पर एक नेट डाइपोल मोमेंट देंगे जो कि एक्सटर्नल फील्ड को ओपोज करेगा। किस तरीके से वो चार्जेस को अरेंज करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले इतना हमें समझना है। आगे आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नेट डाइपोल मोमेंट तो ये भी प्रोड्यूस करते हैं, ये भी डेवलप करते हैं, लेकिन कोई दूसरा रीज़न है इसका। ये जो अभी हमने डिस्कस करा उस रीजन से हट के एक और रीज़न है। जब एक्सटर्नल फील्ड अब्सेंट रहता है, एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता है, तो परमानेंट डाइपोल जो है वो आपस में ओरिएंटेड ऐसे होते हैं जैसे कि रैंडम हो, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि पॉजिटिव डायरेक्शन जो है वो इसमें इस साइड में भी है, इस वाले में ये पॉजिटिव डायरेक्शन इस साइड, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस साइड में भी है, तो आपस में वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। और उनका जो अरेंजमेंट है वो थर्मल एजिटेशन से हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उस तरीके से अरेंज होते हैं, और इनके वजह से यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ बनता हुआ दिखाई नहीं देता है। नेट डाइपोल मोमेंट वहाँ पर ज़ीरो होता है अंदर में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के पड़ने से ये नेगेटिव चार्ज इस साइड में और पॉजिटिव चार्ज इस साइड में ये अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फाइनली एकदम बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज़्यादा यहाँ पावर लगा रहा है उन्हें अलाइन करने के लिए। जैसे हमने किसके बारे में देखा था, डाइपोल्स के बारे में देखा था। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीज़न है उसके अलाइनमेंट से, तो उसी अलाइनमेंट से यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ प्रोड्यूस होता है। और ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसका जो है ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर्स है पोटेंशियल एनर्जी जो है एक्सटर्नल फील्ड के वजह से वो अलाइन करने की कोशिश करता है, और जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा अलाइन करेगा, उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा।
साथ में जो थर्मल एनर्जी है वो उसे रैंडमली अरेंज होने में हेल्प कर रहा है, मतलब वो अपोजिट काम कर रहा है। तो उन दोनों को देखते हुए ये आपस में अरेंज होते हैं। और अगर आप यहाँ पर कहो कि हमने तो यहाँ पर लिया हुआ था पोलर मॉलिक्यूल्स, बट यहाँ पर कुछ जो है नॉन पोलर वाला सिचुएशन भी कहीं कहीं पर है, तो हाँ ये बिल्कुल सही है। जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पर भी इफ़ेक्ट करता है और यहाँ पर वो भी कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन अलाइनमेंट जो इसका रेंडमली अरेंज्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो पोलर मॉलिक्यूल्स का, उसका जो अलाइनमेंट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसीलिए हम ये वाला केस इसके अंदर में हम नहीं देखते हैं, हम ये वाला केस ही देखते हैं। तो दोनों केस में, जब पोलर का बात करें या फिर नॉन पोलर का बात करें, इन दोनों केस में डाइइलेक्ट्रिक डेवलप होता है एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में, एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में। और हम डिफाइन करते हैं पोलराइजेशन को कुछ इस तरीके से, दैट द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पोलराइजेशन इज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हम एक वॉल्यूम लेंगे, उस वॉल्यूम पर, यूनिट वॉल्यूम पर डाइपोल मोमेंट कितना है उसे हम पोलराइजेशन कहते हैं, और इसे डिनोट किया जाता है P से, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइइलेक्ट्रिक्स के लिए, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस करा है। इसका जो इक्वेशन है आप देख सकते हो, P इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाइड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जो है वो क्या इफेक्ट डाल रहा है, वो कैसे यहाँ पर जो है अरेंजमेंट कर रहा है उसके अंदर के चार्जेस का, इंड्यूस तो कर रहा है बट उसे अरेंज कैसे कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। एक सिंप्लिसिटी के लिए हम रेक्टेंगुलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ले लेते हैं और उसे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड E0 पर रखते हैं, जो कि पैरेलल होगा उसके कोई दो फेसेस पर, और उसके वजह से जो फील्ड इंड्यूस होगा उसके अंदर में पोलराइजेशन होगा वो P होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो उसका जो फिगर है ये आप देखो, यहाँ पर ये इंड्यूस्ड है और देखने से लग रहा है कि ये क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। कहता है कि अगर एवरी वॉल्यूम एलिमेंट, यानी कि अगर हम डेल्टा भी छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स को लें उस स्लैब में, इस स्लैब में, तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो P इंटू डेल्टा V होगा। पोलराइजेशन को हमने डिफाइन किया हुआ था डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो पोलराइजेशन होगा वो डाइपोल मोमेंट जो होगा उसे हम लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा V। और डाइपोल मोमेंट जो है वो डायरेक्शन उसका तो हमें पता ही है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और यहाँ जो वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा V ले रहे हैं वो बहुत ही छोटा नहीं है, वो मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल है, यानी कि वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को अपने वॉल्यूम के अंदर में कंटेन कर सकता है। अब बात करते हैं यहाँ इंड्यूस होने की। जब इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा हुआ है यहाँ बाहर से, तो जैसे कि पहले ये अरेंज्ड था होगा किस तरीके से, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये पॉजिटिव है, यहीं पर नेगेटिव होगा, यहीं पर नेगेटिव होगा, यहीं पर नेगेटिव होगा, सभी जगह पर, और यहाँ जो पॉजिटिव है उसके नीचे में नेगेटिव होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये नेगेटिव यहाँ चला गया, उसी तरीके से ये नेगेटिव भी यहाँ चला गया। लेकिन आप देखो कि ये लास्ट वाला जो है इस साइड में पॉजिटिव चार्ज ही रह गए और इस साइड में नेगेटिव चार्ज ही रह गए। अगर बीच की हम बात करें तो बीच वाला जो पॉजिटिव है उसके लिए एक नेगेटिव है इसके पास में, दोनों ओर से उसे नेगेटिव मिल रहा है। या फिर इस पॉजिटिव की बात करें तो उसे भी दोनों ओर से नेगेटिव मिल रहा है, तो वो आपस में बीच में वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। इसीलिए यहाँ कहता है कि एनीवेयर इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक द वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा V हैज़ नो नेट चार्ज अंदर में, और इसी के वजह से पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ सरफेस पर आ चुके हैं, और उसी के वजह से
एक नेट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी है। इस साइड में पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव, और इसी के वजह से यहाँ फील्ड प्रोड्यूस होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव अलग चार्जेस हैं, उनके वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसी की वजह से क्या होगा, ये इतना स्ट्रेंथ के नहीं होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ का, बट यहाँ होगा, जो कि उस बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक और पॉइंट कहता है कि हमें नोट करना चाहिए कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा पी जो है, ये वाला, ये बाउंड चार्जेस से यहाँ पर इंड्यूस किए हुए हैं, ये अराइज किए हुए हैं, कोई फ्री चार्जेस यहाँ पर नहीं था। हम स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर और उसका कैपेसिटेंस। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर दो कंडक्टर का एक, आप कह सकते हो कि सिस्टम है, दो कंडक्टर्स का सिस्टम है, जो कि एक इंसुलेटर से सेपरेट किया हुआ है, उनके बीच में इंसुलेटर है। हम यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, इसी की वजह से डाइलेक्ट्रिक को मैंने पहले ही आपको बताया है, और यहाँ पर टॉपिक में भी पहले ही है। तो दोनों जो कंडक्टर हैं उनके पास में Q1 Q2 चार्ज है, और दोनों का पोटेंशियल V1 और V2 है। हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो यूजुअली हम बात करेंगे दो कंडक्टर्स का जिसमें चार्जेस सेम है Q, और उनके पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। और यहाँ हम ये भी देखेंगे कि सिंगल कंडक्टर से भी हम कैपेसिटर को बना सकते हैं। अगर सिंगल कंडक्टर है हमारे पास में, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि दूसरा वाला जो कंडक्टर है वो इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है, और दोनों पर सेम चार्जेस हैं, या फिर डिफरेंट भी आप मान सकते हो, बट यहाँ पर हम मानने वाले हैं सेम चार्जेस। चार्जेस तो कुछ भी हो सकते हैं ना। सो यहाँ अगर हम अरेंज करें इन दोनों कंडक्टर को आपस में जो है कनेक्ट करके विथ अ बैटरी, तो बैटरी से अगर हम इसे कनेक्ट करें तो दोनों में सेम टाइप्स ऑफ चार्जेस जाएंगे। तो चार्ज को हम लोग यहाँ पर Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि चार्ज ऑफ कैपेसिटर है। सो द टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर विल बी जीरो। कैपेसिटर का जो टोटल चार्ज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। यहाँ पर उसके बारे में उतना डिस्कस करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। डाइलेक्ट्रिक जो है उसे हम बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसका इंट्रोड्यूस होना इसके कैपेसिटेंस पर भी असर डालता है। चलिए हम थोड़ा बात कर लेते हैं कैसे, थोड़ा सा ये जो कैपेसिटर है उसका ही बेसिक हम लोग देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के आपस में कुछ इस तरीके के सेपरेशन होने की वजह से पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस भी हो जाएगा, या जो भी आप कहो, तो इंट्रोड्यूस हो जाएगा मैं कहता हूँ। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जो कि चार्ज से प्रोपोर्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे यहाँ पर डिसाइड करते हैं, उसका स्ट्रेंथ को Q/4πε0r²। तो अगर Q ज़्यादा है, Q डबल हो गया, तो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें इन दोनों का, तो उसे हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम 2 to 1, कंडक्टर 2 to 1 अगेंस्ट द फील्ड। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो भी प्रोपोर्शनल है चार्ज Q के। कैसे, हमें ये भी पता है, उसके फॉर्मूला से हम ये जान सकते हैं। तो अगर हम Q और V का रेशियो निकालें तो एक कांस्टेंट मिलेगा C। उस कांस्टेंट को C से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इस C को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। C को कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं, और ये C एक कांस्टेंट है,
और कांस्टेंट होने की वजह से ये इंडिपेंडेंट है क्यू के और वी के। अब आप कहोगे कि ऊपर में फॉर्मूला में दिख रहा है क्यू और वी के दोनों तो मतलब प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, इन्वर्सली भी दिख रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर एक को कांस्टेंट रखें, और क्योंकि क्यू और वी दोनों आपस में रिलेटेड हैं भाई, वी जो है वो बढ़ेगा अगर क्यू भी बढ़ेगा, तो कांस्टेंट को यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस सी को क्यू के बढ़ने से वी भी बढ़ेगा, तो दोनों इक्वल अमाउंट में बढ़ेंगे, तो उससे यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो कैपेसिटेंस जो है ज्योमेट्रिकल फिगर पर यहाँ सिर्फ डिपेंड करता है, शेप साइज पर, और यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट करेंगे बीच में उस पर भी ये डिपेंड करता है, लेकिन इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब अगर हम एसआई यूनिट निकालें तो उसका फैराड होता है, क्योंकि C इक्वल्स टू क्यू बाई वी हमने यहाँ पर देखा, Q का हो जाता है C और V का हो जाता है वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट हम इसे लिख सकते हैं, जिसे हम फैराड भी कहते हैं। सो फैराड को हम सिंबलिकली इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहाँ पर फिक्स्ड कैपेसिटेंस के साथ में आता है, यानी कि उसका कैपेसिटेंस चेंज नहीं करता है। लेकिन जिसका कैपेसिटेंस चेंज करे उस जो कैपेसिटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि वेरिएबल वाला साइन डाल करके, वेरिएबल, माय गॉड, वेरिएबल वाला साइन डाल करके अगर हम बात करें कि जो इक्वेशन हमने देखा हुआ है Q इक्वल्स टू सी बाई वी, सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो इस पर जो Q है चार्ज है, अगर उसे हम स्टेबल कर दें, उसे हम कांस्टेंट मान लें, और अगर हम कैपेसिटेंस को बढ़ा दें, तो आप देखोगे कि V जो है वो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाता है। ये क्लियर है? इसका मतलब कि कैपेसिटर अगर लार्ज कैपेसिटेंस का है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को भी रख सकता है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पर भी, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है कैरेक्टर्स है इसका, किसका? कैपेसिटर का। इसका हम आगे देखेंगे अभी कितना इम्पोर्टेंट ये कैरेक्टर है इसका। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी कि दोनों में चार्जेस ज़्यादा हैं, हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ऑलरेडी इस साइड में अगर नेगेटिव है तो इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा। और अगर ये इंक्रीज़ करता जाए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना कि बीच में जो भी सब्सटेंस हमने रखे हुए हैं बीच में, या फिर एयर के मॉलिक्यूल्स की ही क्यों ना हो, वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे, और आयोनाइज्ड होने की वजह से चार्ज को वो कंडक्ट करने लग जाएंगे। यहाँ उसे डिस्कस करने का रीज़न ये है कि हम उस डाइलेक्ट्रिक यानी कि उस कैपेसिटर के बीच में जो गैप है वहाँ पर का हम स्ट्रेंथ निकाल पाएँ, उस डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ निकाल पाएँ। यहाँ हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, या फिर एयर मॉलिक्यूल, बिना किसी चीज़ को इंसर्ट किए हम यहाँ पर, क्योंकि वो तो पहले से मौजूद है। तो इसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कितना वो होल्ड करना, यहाँ पर उसकी जो क्षमता है होल्ड करने की। एयर का जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर है, अगर सेपरेशन यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो तो। और इतना फील्ड के वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 3 × 10⁴ वोल्ट होगा उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में। सो जो कैपेसिटर है वो अपना कैपेसिटेंस इतना रखे, यानी कि वो अपना जो चार्ज है उसे इतना स्टोर करने की क्षमता रखे कि वो लीक ना हो। तो कैपेसिटेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहो, वो ब्रेकडाउन लिमिट को एक्सीड ना करे, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़्यादा स्ट्रेंथ होने से या फिर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर होने से वो यहाँ पर एक्सीड ना करे, इतना वो कैपेसिटी उसका रहना चाहिए, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होना चाहिए या कैपेसिटी होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि चार्ज को स्टोर करने का जो क्षमता है तो वो भी वही कैपेसिटेंस पर ही डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ बात करें फैराड का, एक फैराड जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है, हम लोग कॉमनली यूज करेंगे म्यू फैराड, पिको फैराड, इस तरीके से।